Okay, perfect. अच्छा, with types of corneal scarring, ठीक है, I already told you कि जब Bowman's membrane से नीचे जो है डिफेक्ट चला जाता है, तो जब वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो रीजनरेट नहीं कर पाती है. सो ड्यू टू दिस रीजन हमारे पास जब हीलिंग होगी तो फाइब्रोसिस हो जाएगा और वो जो है वहां पे ओपेसिटी बन जाएगी. ठीक है. द फर्स्ट टाइप वी हैव इज कॉल्ड नेबुला. जो नेबुला है ये एक थिन कॉर्नियल स्कार होता है. ठीक है, इतना ज्यादा ओपेक नहीं होता. यू कैन कॉल इट लाइक ट्रांसलूसेंट. ठीक है, और ये बोमेंस लेयर और सुपरफिशियल स्ट्रोमा को इन्वॉल्व करता है. मतलब अभी let's just go over the layers once again. तो from inwards to outwards ये सबसे नीचे हमारे पास थी एंडोथीलियम. ठीक है, एंडोथीलियम के ऊपर ये येलो वाली है डेसिमेट्स लेयर, एंड देन ये जो सारी इतनी ज्यादा ये ब्लैक 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 90% तो स्ट्रोमा होती है, तो ये सारी हमारे पास है स्ट्रोमा. एंड देन उसके बाद है वी हैव द बोमेंस लेयर, एंड देन वी हैव द एपिथेलियम. ठीक है, और राइट ऑन टॉप. अच्छा, तो अब इन्होंने कहा है कि लेट मी गेट अ डिफरेंट कलर, ये ब्राउन, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जो कॉर्नियल स्कार है वो इन्वॉल्व करेगा बोमेंस लेयर को. मतलब ये इस तरह स्कार आया बोमेंस लेयर को और सुपरफिशियल स्ट्रोमा. सो जस्ट दिस मच. ठीक है, अब बोमेंस लेयर को इन्वॉल्व तो कर लिया, तो जाहिर सी बात है रीजनरेशन के टाइम पे वो परफेक्ट कॉर्निया वापस नहीं आने वाली है. ठीक है, फाइब्रोसिस तो होगा, बट ये है बिकॉज पूरी थिकनेस में से इसकी थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं है, तो इट विल बी लाइक अ ट्रांसलूसेंट स्कार. ठीक है, इसको हम कहते हैं नेब्यूला, NEBULA. ठीक है, तो ये है हमारे पास नेब्यूला. और इन्होंने नेबुला की ये एक पिक्चर आपको फिगर 8.8 में ये नजर आ रही है. ठीक है, थिन कॉर्नियल ओपेसिटी. और इसके अंदर पेशेंट किस चीज का कंप्लेन करेगा कि उसके ना ब्लरिंग ऑफ विजन है. ये नहीं कि उसको विजुअल लॉस है, थोड़ी सी लाइट तो एंटर करेगी तो देयर विल बी ब्लरिंग ऑफ विजन इन दैट आई. ठीक है, दूसरी आई से सही नजर आ रहा होगा, जिस आई में कोई मसला नहीं है, और जिस आई में नेबुला बना हुआ है उसमें ब्लरिंग ऑफ विजन होगी. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास है, इट इज द मैक्यूला. अब इसमें एंटीरियर हाफ ऑफ कॉर्नियल स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो इसके लिए ये मैं पर्पल कलर ले लेती हूँ. तो ये जो है हमारे पास इतना जो है हाफ कह लो, चलो अगर ये 50% इधर है तो ये हाफ इन्वॉल्व हो जाती है. सो मैक्यूला इज ऑब्वियसली मोर डेंस देन जो डिफेक्ट जिसकी वजह से कॉज होता है, इट इज मोर डेंस. ठीक है, तो इसके अंदर ये एंटीरियर हाफ और ये सेमी डेंस होती है. सो दिस वाज लाइक नेबुला वाज स्लाइटली डेंस. ठीक है, और दिस इज सेमी डेंस, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा डार्क होगी, बट स्टिल कंप्लीट लॉस ऑफ विजन नहीं होगा. आधी अभी लेयर ये इन्वॉल्व हुई है. ठीक है, फिर अब कंप्लीट लॉस ऑफ विजन किस पार्ट पे आता है? वो आता है ल्यूकोमा पे. ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्यूला हो गया. पहला था नेबुला, दूसरा था मैक्यूला, अब तीसरा हमारे पास आता है ल्यूकोमा. ठीक है, अब ये एक डेंस व्हाइट कॉर्नियल ओपेसिटी है. ठीक है, और आइरिस उसके बैक सरफेस पे लगा होता है. मतलब अब क्या हुआ, मैं डिफरेंट कलर रेड लेती हूँ. अब ये लेयर इन्वॉल्व होगी. ठीक है, और यू नो कि यहाँ पे आइरिस इस तरह पड़ा होता है. ठीक है, तो आइरिस जो है जब यहाँ पे हीलिंग होगी और फाइब्रोसिस और कंट्रैक्चर और वो सब जब सिस्टम होता है, तो इसके पीछे ये आइरिस जो है कभी कभार एडिरेंट हो जाता है. जरूरी नहीं है कि हर दफा हो, बट हो जाता होता है. ठीक है, तो आइरिस यहाँ से चिपक गया. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ ल्यूकोमा एंड इट इज अ सीक्वेल ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर. तो मैंने ये बनाया है कि जैसे पूरी जो लेयर है, ये जो रेड बनाया, ये इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ से परफोरेशन हो जाती है, और फिर जब ये हील होता है तो यहाँ पे पीछे आइरिस जो है चिपक जाता है. ठीक है. अच्छा, अब MCQ पॉइंट इसमें आप नोट कर लें. which उसमें था कि which procedure is carried out for central dense leucoma. सेंट्रल डेंस ल्यूकोमा के लिए कौन सी सर्जरी करते हैं? आगे हम इस चैप्टर के एंड पे सर्जरीज करेंगे. ठीक है, बट आई विल मेंशन इट हियर कि पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी इसकी ट्रीटमेंट है. केराटोप्लास्टी जस्ट मीन्स के कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो रहा है. जो लेमेलर केराटोप्लास्टी है वो सम लेयर को करती है. जो पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी है वो पूरी कॉर्निया निकलती है,
और वो पूरी रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये ल्यूकोमा आपको हो गया, सेंट्रल डेंस ल्यूकोमा हो गया है, इट मींस कि पूरी की पूरी आपके पास कॉर्निया इफेक्ट थी, तो उसकी ट्रीटमेंट में आपने करनी है पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। इट सिंपली मींस कि आपने पूरी थिकनेस कॉर्निया की रिमूव कर दी और उसको डोनर कॉर्निया के साथ रिप्लेस कर दिया। जो हमारे पास दूसरी वाली केराटोप्लास्टी जिसको हम लेमेलर या पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट कहते हैं, उसमें ये आधी हिस्सा कॉर्निया का उतरेगा और जो डोनर कॉर्निया उसी का भी इतना ही हिस्सा वो लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। जो पेनिट्रेटिंग है वो कंप्लीट थिकनेस ग्राफ्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आगे हम डिटेल में केराटोप्लास्टीज पढ़ लेंगे। तो अब तक हमारे पास क्या हुआ, नेब्यूला हुआ, फिर मैक्यूला हुआ, फिर हमारे पास आ गया ल्यूकोमा। द नेक्स्ट वन वी हैव इज ल्यूकोमा एडीरेंट, ठीक है। अब ल्यूकोमा एडीरेंट का इन्होंने बहुत अच्छा यह फिगर बनाया हुआ है, फिगर 8.11। तो आप देख सकते कि एज कम्पेयर टू फिगर 8.1 जिसमें ल्यूकोमा जो है पूरी फुल वो जो कॉर्निया है आपकी वो बिल्कुल ओपेक हो गई है, ल्यूकोमा एडियन में होता है देयर इज अ पोर्शन ऑफ द कॉर्निया जो बहुत ज्यादा ओपेक हो जाती है, और ये जो है इसके पीछे आइरिस जो है वो चिपक जाता है, और जब ये हील हो जाता है ये उसको पुल करता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी अगेन इट्स बिकॉज ऑफ अ कंप्लीट परफोरेशन ऑफ द कॉर्निया, बस परफोरेशन का साइज जो है वो छोटा होगा इसमें, और इसके साथ भी आइरिस चिपक जाता है और उसको वहां पुल कर देता है। दिस इज कॉल्ड ल्यूकोमा एडियरेंट, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एन एक्टैटिक कॉर्निया, ठीक है। और ये इन्होंने पिक्चर 8.12 जो फिगर है इसमें बनाई हुई है, इसमें ये हील्ड कॉर्निया होती है बट इट्स बेसिकली बल्जिंग आउट, ठीक है। तो यूजुअली प्रेशर जो है आई के अंदर का वो रेज्ड हो जाता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, लेकिन ये भी है कि नॉर्मल प्रेशर के अंदर भी ये बल्ज हो जाती है। और ये बल्ज अब क्यों हो रही है, इज बिकॉज जब ये इसकी हीलिंग हुई थी तो इसकी थिकनेस है वो वापस नहीं आई, ये थिनर तरीके से हील होगी और अब ये बल्जिंग आउट है, तो इसको हम कहते हैं एक्टैटिक कॉर्निया। Then the next thing we have is called a pseudocornea. Pseudocornea में क्या होता है कि जब perforation हुई, let me change the color over here to something else. ये dark green कर देते हैं। यहाँ पे suppose ये perforation होगी, ठीक है। So there is a hole over here. अब यहाँ से contents जो हैं वो अंदर से बाहर easily जा सकते हैं, ठीक है। तो इस hole में क्या होगा कि यहाँ exudate बनेगा और temporarily यहाँ पे exudate जमा हो जाएगा और इस hole को block कर देगा, ठीक है। तो ये थिन कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे बन जाएगा इस एरिया पे, ठीक है, इस वाले होल के अंदर। नाउ इट्स नॉट एग्जैक्टली कि कॉर्निया आपकी हील हो गई थी प्रॉपरली, इट जस्ट मींस कि यहाँ पे एक वीक कनेक्टिव टिश्यू जो एक्सुडेट है उसकी वजह से बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे स्यूडो कॉर्निया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सूडो कॉर्निया। अब जो लास्ट वाला है इसको कहते हैं एंटीरियर स्टेफाइलोमा। एंटीरियर स्टेफाइलोमा इज बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास कॉर्निया जब हील हुई दोबारा, तो फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल अगर थिकनेस है इतनी, तो ये जब हील हुई तो ये इसकी थिकनेस कोई खास अच्छी नहीं थी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि पीछे जो है इट विल बी लाइन विद यूवियल टिश्यू। अब यूवियल टिश्यू में क्या क्या आता है, यूवियल ट्रैक्ट में आता है हमारे पास आइरिस, हमारे पास आती है सिलियरी बॉडी, और हमारे पास पीछे आता है कोरोइड, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है यूवियल ट्रैक्ट। तो इसके एक्टैक्टिक कॉर्निया के साथ नाउ आइरिस का एक पोर्शन यूं हो जाएगा। तो इट्स प्रीटी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड विद द आइरिस एडीरिंग टू द बैक of the leukoma, but instead of a leukoma this time आपके पास होगी ectatic cornea, ठीक है। तो इनफैक्ट ectatic cornea को मुझे थोड़ा सा इस शेप में ड्रॉ करना चाहिए बिकॉज ये बल्जिंग आउट होगी और इस तरह होगा। तो इसका एक MCQ आया हुआ था कि the ectatic cicatrix in which iris is incarcerated is called, तो उसके नीचे ऑप्शंस थी और ऑप्शंस में आंसर था एंटीरियर स्टेफाइलोमा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। इट सेज द एक्टैटिक cicatrix in which iris is incarcerated is called, ठीक है। तो एक्टैटिक के just refers to the type of corneal healing यहाँ पे जो हुई हुई है, और आई वुड से लाइक इनकरेक्ट हीलिंग जो हुई हुई है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है आइरिस इनकारसरेट हुआ हुआ है, व्हिच मींस कि ये इसके अंदर ये आइरिस यहाँ पे लगा हुआ है,
इसके पीछे ही, ठीक है। इसमें यूवीएल टिश्यू लगना था ना, तो उसका आयरिस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और सिकेट्रिक्स उसको कहते हैं जब भी कोई वुंड जो है हील हो जाता है तो उसको सिकेट्रिक्स कहते हैं। लेट मी जस्ट कंफर्म दैट, बट दिस इज हाउ यू से इट, या स्कार को कहते हैं सिकेट्रिक्स, ठीक है। तो जब भी वुंड हील हो जाता है और उसका स्कार बन जाता है तो उसको हम सिकेट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप अपनी बुक पे लिख लें, मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स बना के लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। द ectatic cicatrix in which iris is incarcerated is called, ये फिर इसके आगे ऑप्शंस थी काफी सारी, एंड यू हैड टू सेलेक्ट एंटीरियर स्टेफाइलोमा, ठीक है। फॉर दिस पार्ट नेम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन डिटेल्स भी, बिकॉज ऑस्पी में इसकी पिक्चर आएगी तो फिर जैसे वो उन्होंने इसका पूछा हुआ है व्हाट इज ये क्या है, तो जैसे यू आंसर अच्छा दिस इज ल्यूकोमा एडिरेंट, तो आगे से वो पूछ लेंगे कि लाइक व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटीज, और दे कैन आस्क व्हाट इज द ट्रीटमेंट, और इस तरह की चीजें। तो वैसे तो मेरी सीनियर ने जब मुझे मार्क कराया था तो दे हैड सेड कि जस्ट डू द नेम्स ना, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए डिटेल में कराई बिकॉज आई पर्सनली स्ट्रगल्ड विद दिस, मतलब इसके रिलेटेड जब भी एमसीक्यू आता था तो मुझे उसका जवाब नहीं आता होता था बिकॉज मैंने इसकी डिटेल नहीं की हुई थी, ठीक है। नेम्स आपने लाजमी मेमोराइज करने हैं और फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। अगर जैसे अभी एमसीक्यू मैंने आपको बताया तो दिस इज अ बिट टफ एमसीक्यू, मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ के ही बंदा सोचता है ये क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई ये थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताया। नेम्स तो लाजमी मेमोराइज करने हैं एंड देन द डिटेल्स आर अप टू यू, ठीक है। अगर आपको लगता है पिक्चर देख के साथ में नेम याद करने से आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे तो गो फॉर इट, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दीज कॉर्नियल ओपेसिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम शुरू करने वाले हैं वो है फंगल केराटाइटिस, और उसके बाद ऑब्वियसली विल डू वायरल केराटाइटिस एज वेल, ठीक है। अब फंगल केराटाइटिस में ऑल ऑफ दीज केराटाइटिस सिचुएशंस आर पोटेंशियली ब्लाइंडिंग, ठीक है, ऑल ऑफ देम बिकॉज ऑफ द कॉर्नियल ओपेसिटी। और इसके अंदर all of these require immediate management as always। तो इसके अंदर आपको सिनेरियो आता है कि यूजुअली वो बंदा होता है फार्मर, ठीक है। अच्छा, फार्मर जब भी आता है ना आपके पास फोर्थ ईयर में पैथो के पेपर में, जब फार्मर आता है तो उसको अक्सर टेटनस हुआ होता है, और जब आई के अंदर जब फार्मर आता है तो उसको अक्सर फंगल केराटाइटिस हुआ होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी है कि पूरे क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज की सेंस नहीं बन रही होती, सिर्फ ये पता चल रहा है अच्छा ये फार्मर है, खेतों में काम करता है, तो देन यू कैन थिंक ओके इट माइट बी फंगल केराटाइटिस, ठीक है। अब इसकी मेन टाइप्स हैं, एक तो फिलामेंटस फंगाई हैं और दूसरे यीस्ट हैं, ठीक है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आपने माइक्रो वगैरह पढ़ी हुई है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एनी ऑक्यूलर ट्रॉमा विद एग्रीकल्चरल मटेरियल, ठीक है, कि भाई वो फार्मर आया उसने कहा मेरी आंख में, मैं खेती बाड़ी वगैरह कर रहा था, मेरी आंख में थोड़ा सा कोई छोटा सा वो चला गया, स्प्लिंटर चला गया, या कोई वुड का हिस्सा चला गया, या वैसे कोई प्लांट का हिस्सा चला गया। उसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज ऑफ टॉपिकल स्टेरॉइड्स, तो व्हाट हैपेंस इज जब भी कोई आपके पास क्या कहते हैं आई की इन्फ्लेमेशन होती है फॉर एनी रीजन, यूजुअली ऑटो इम्यून रीजन, तो वो स्टेरॉइड आपको जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एंड हमारी सेटिंग में व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ पीपल वो डॉक्टर के पास पहले नहीं आते, उनको जब भी कोई आई का इशू होता है वो हकीम वगैरह के पास जाते हैं, और हकीम बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज करते हैं, टॉपिकल आई के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज करते हैं। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट दे डोंट अंडरस्टैंड के लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज की वजह से डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी और बहुत मसला होगा। और एक यूक्यू भी आया हुआ था, उसके क्वेश्चन स्टेम में यही था कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज की उसकी हिस्ट्री थी पेशेंट की, ठीक है ना। फिर ऑक्यूलर सरफेस डिजीज हो कोई भी, और उसके अलावा कोई भी सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन हो, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हो सकती है, एड्स हो सकता है जैसे, ठीक है। डायबिटीज में भी वैसे इम्यूनोसप्रेशन होती है, बट डायबिटीज इटसेल्फ जो है वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर दीज कॉर्नियल डिजीजेस, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा हमारे पास, दे symptoms are pretty similar to the bacterial ulcer, उसमें कोई पेन आ जाती है,
ब्लर्ड विजन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस ऑफ आई, और फिर वाटरी एंड म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, अब साइंस इज व्हाट्स रियली डिफाइनिंग एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब साइन में आपके पास ना इसका जो अल्सर होता है वो एक ग्रेश वाइट अल्सर होता है, उसके फेदरी एजेस होते हैं। फेदरी एजेस वाला जो है ये यूक्यू के अंदर भी इस तरह डिस्क्राइब करते हुए आता है और इसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं फेदरी एजेस वाली बात के। ठीक है, तो सुपरफिशियल लीजन हो सकता है, उसके ऊपर बस ग्रे वाइट स्ट्रैंड्स होंगे, कॉर्नियल सरफेस थोड़ी सी एलिवेटेड होगी। जो डीप लीजन्स हैं उनके अंदर हाइपोपायन आपको मिल सकता है साथ में, या कोई एंडोथेलियल प्लैक बनाओ। बट it really defines these as well again, अगर ज़्यादा severe चला जाए, ठीक है, अगर deep lesion या ज़्यादा multifocal lesions हो बहुत सारी, तो उनको हम कहते हैं satellite lesions। ठीक है, और satellite lesions ये वाली जो पिक्चर है फिगर 8.14, ये ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा आती है और ये इसके MCQ भी satellite lesion के आ जाते हैं, एंड आई थिंक एक दफ़ा UQ भी आया हुआ था। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद हाइपोपायन एंड मे बी सराउंडेड बाय सैटेलाइट लीजन्स। तो आप ये देख लें किस तरह ये लीजन्स बनी हुई हैं। एक मेन पस का एरिया है और उस पस के एरिया से लाइक दीज बडिंग पस वाले एरियाज, तो उनको हम सैटेलाइट लीजन्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिलियरी कंजेशन जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा सिवियर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आई के अंदर मैं कॉर्निया ड्रॉ करती हूँ, ओके, सो ये हमारे पास आई है, तो फॉर एग्जांपल लीजन इतनी है, इसके चले फेदरी एजेस है ना, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ रियली बैड ड्राइंग ऑफ फेदरी एजेस, तो लेकिन यहाँ पे जो कंजेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब इतना वो बड़ा अल्सर नहीं था जितनी आई के अंदर शदीद रेडनेस होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पूरी आई जो है वो रेड होगी, तो देन यू कैन रियली सस्पेक्ट अ फंगल केराटिटिस। ठीक है, तो फिगर 8.15 में देव शोन, अब ये इसके अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ है, अगेन दिस इज फ्लोरेसीन डाई। फ्लोरेसीन डाई जो है हमारे पास अल्सर को दिखाती है, और ये आप देख रहे होंगे, नोटिस करेंगे हाइपोपायन भी इसके पीछे नजर आ रहा है। ठीक है, पस भरी हुई एंटीरियर चेम्बर के अंदर, साथ में छोटे छोटे साइडों से सैटेलाइट लीजन्स भी निकले हुए। तो ये मेन लीजन था और ये छोटे छोटे इससे जैसे यूं करके लीजन्स निकले हुए। ठीक है, जस्ट क्लियर दिस। तो ये लीजन है मेन, फिर सैटेलाइट लीजन्स, एक दो यूं करके निकला हो सैटेलाइट लीजन। ठीक है, तो ये होगी सारी फंगल। तो फंगल में जो मेन आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं वो है फेदरी एजेस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, सैटेलाइट लीजन्स एंड डिस्प्रोपोर्शनेट कंजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये तो फिलामेंटस वाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कैंडिडियल। तो इसके अंदर एक इसकी इन्फेक्शन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा वो एक सिमिलैरिटी रखती है। ठीक है, तो येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी और डेंस इन्फिल्ट्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा जो है सेपरेशन होगी। यू कैन सी इन फिगर 8.16 पेज 92 के ऊपर। ठीक है, जो कैंडिडियल कॉर्नियल अल्सर है वो इट्स कंप्लीटली जस्ट कवरिंग एवरीथिंग, और वो बहुत ज़्यादा येलो और ओपेक है। ठीक है, तो इसके थ्रू जैसे लाइट का जाना, लाइक जो फंगल केराटिटिस वाले पेशेंट्स आते हैं उनकी विजन उस आई में बिल्कुल भी नहीं होती, और अक्सर वो आते हैं जब मामला काफी खराब हो गया होता है। इवन कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी आईलिड्स जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं और वो शट होती हैं, उनकी आंख खुल भी नहीं रही होती, और हमें उनकी आई को फोर्स ओपन करके अंदर देखना होता है कि क्या मसला चल रहा है। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आ जाती है, अब स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, जीएमजी स्टेन कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेन कर सकते हैं। स्टेनिंग क्या करने, कॉर्नियल स्क्रैपिंग लेके ना, वही हमारे पास कॉर्नियल स्क्रैपिंग के लेने के क्या तरीके थे, देयर वाज टू वेज। डू यू रिमेंबर? अगर इफ यू रिमेंबर तो बता दो, वरना विल गो ओवर इट अगेन। हाँ जी, मैंने बताया था आप स्क्रैप करते हैं बेस को और मार्जिन्स को, और उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो हमारे पास है समथिंग कॉल्ड किम्यूरा स्पैचुला, या फिर जो हमारी सेटिंग में यूज करते हैं 20 गेज हाइपोडर्मिक नीडल। परफेक्ट, ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है, ये एमसीक्यू में भी आता है और कभी पर सर्वाइवल में भी पूछ लेते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया हाउ टू टेक अ कॉर्नियल स्क्रैपिंग। अब उस स्क्रैपिंग को हमने ले लिया, उसको हमने स्टेनिंग करनी है। स्टेनिंग में क्या GMZ स्टेन आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, एंड समटाइम्स मेथेनामीन सिल्वर इज आल्सो डन। ठीक है, ये सारे वो फंगल स्टेन्स हैं, आपको माइक्रो से याद होगा। फिर कल्चर करते हैं, ब्लड एगर में भी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सेबोराज एगर। ठीक है, सेबोराज डेक्सट्रोज एगर जो है उसके ऊपर आप इसका करते हैं, और ये MCQ आता है फंगल जो अगर इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जाए तो विच एगार इज द वन जिसके ऊपर करना चाहिए। ठीक है, तो इट्स सेबोराज डेक्सट्रोज एगार। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आपने अच्छे से रट लेना है। ठीक है, द नंबर 1 इज अब टॉपिकल एंटी फंगल। जैसे बैक्टीरियल में हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, उसी तरह हम फंगल के अंदर टॉपिकल एंटी फंगल्स देंगे, और इसके आपने नेम्स अच्छे से याद कर लें। ठीक है, नाटामाइसिन है, फ्लूकोनाजोल है, उसके बाद एम्फोटेरसिन बी है। एम्फोटेरसिन बी जो है इज फॉर मोर सिवियर केसेस। ठीक है, बिकॉज ये काफी पोटेंट दवाई है। फिर वोरिकोनाजोल हो सकता है। उसके अलावा यू कैन गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स भी दी जा सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर एंटीकोलिजिनेज इफेक्ट व्हिच वी डिस्कस्ड बिफोर। और साइक्लोप्लेजिया की ट्रीटमेंट करनी है। साइक्लोप्लेजिया की क्या ट्रीटमेंट थी, डू यू रिमेम्बर? हमने कहा था कि पेन होती है बहुत ज्यादा सिलियरी स्पैज्म की वजह से, तो हम उसकी वजह से साइक्लोप्लेजिया इंड्यूस करते हैं। वो किस किस दवाई से इंड्यूस हो रहा था हमारे पास? ओके, दैट्स ओके, एट्रोपिन से। ठीक है, तो हमने उनको परफेक्ट, ओके, एट्रोपिन आपने लिख के भेज दिया है, मुझे थोड़ा सा लैग होके मिलता है ना। एट्रोपिन से, परफेक्ट। ठीक है, तो अब ये होगी उसकी मेन ट्रीटमेंट। अब सब कंजंक्टिवल फ्लूकोनाजोल भी दे सकते हैं सिवियर केसेस में। उस वाले में हम भी सब कंजंक्टिवल इंजेक्शन दे थे, इसमें भी हमने एंटी फंगल सब कंजंक्टिवल दे दी। ठीक है, हाइपोपायन या बहुत ज्यादा सिवियर केसेस हो जाए। सिस्टेमिक एंटीफंगल्स ये अगेन यूज्ड फॉर वेरी सीवियर केसेस बिकॉज एंटीफंगल्स के साइड इफेक्ट्स को भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल आप दे सकते हैं। उसके साथ आप मैकेनिकल डिब्राइडमेंट भी कर देते हैं। इट एनहांसेस द पेनिट्रेशन ऑफ एंटीफंगल एजेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि जैसे वार्ड में जब आते हैं कुछ पेशेंट्स, उनकी आईज बिल्कुल शट होती हैं, बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है उनका, तो उनके अंदर डिब्राइडमेंट कैन रियली हेल्प। ठीक है, पेनिट्रेशन भी इंक्रीज होगी, और जो स्कार्ड और डिजीज्ड कॉर्निया है वो थोड़ी बहुत रिमूव हो जाए, तो वहां से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज होना थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि व्हेन सेल्स डाई दे स्टार्ट रिलीजिंग द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर आप उनको डेड सेल्स को थोड़ा बहुत वहां से रिमूव कर देंगे तो वो उनका जो टॉक्सिक सिक्रीशन है वो भी थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है ना। फिर है थेरेप्यूटिक केरेटोप्लास्टी। दिस इज लाइक द लास्ट रिजॉर्ट। अब एंटी फंगल थेरेपी भी नहीं चल रही है, कुछ कोई हल नहीं इसका नजर आ रहा है, तो एट द एंड आपने कॉर्निया को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो डिजीज्ड कॉर्निया थी उसको आपने रिप्लेस कर दिया। तो 4 इसमें मेन उन्हें हेडिंग्स दी हुई हैं। टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी, उसमें मेन मेन एंटी फंगल थेरेपी भी आ रही है, और वो भी आ रही है सिम्टोमेटिक ना, जैसे एट्रोपिन देना है साइक्लोप्लेजिया के लिए, फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दे देने हैं, फिर एंटीकोलिजिनेज देना है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, फिर सिवियर केसेस की आ जाती है कि सब कंजंक्टिवा फ्लूकोनाजोल दी और सिस्टेमिक एंटीफंगल्स दे दिए। फिर हमारे पास ये मैकेनिकल डिब्राइडमेंट और थेरेप्यूटिक केरेटोप्लास्टी वगैरह आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एकैंथोमीबा केरेटाइटिस पे। ठीक है, अब ये यूक्यू आ चुका हुआ है, और इसके मैं आपको पहले 3 की पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 की पॉइंट। सबसे पहला है कि लिम्बाइटिस होता है। ठीक है, ये आप ऊपर ही लिख लें, लिम्बाइटिस होता है। नंबर 2 रिंग एब्सेस। नंबर 3 इसकी लिखा हुआ है रेडियल केरेटोन्यूराइटिस। ठीक है, सॉरी आई हैव मेड नोट्स, तो मेरे अपने ही नोट्स मुझसे पढ़े नहीं जाते। रेडियल केरेटोन्यूराइटिस, ठीक है, जिस मींस कि जो केरेटोन्यूराइटिस नर्व्स हैं, कॉर्नियल नर्व्स, उनकी जो है इनलार्जमेंट हो रही है, एंड दिस इज अ पैथोग्नोमिक साइन।
अच्छा, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस। इटियोलॉजी इसमें क्या है, एकेंथमीबा जो स्पीशीज है वो एक फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है, ठीक है, वो वाटर एंड सॉइल वगैरह में पाई जाती है और काफी ये एक इसका जो एक्टिव ट्रोफोजोइड फॉर्म है वो काफी रेजिस्टेंट होता है, उसको किल करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मतलब फ्रीज करने से, डेसिकेशन करने से और क्लोरिनेशन करने से भी ये मरता नहीं है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स के क्या हैं, कॉन्टैक्ट लेंस वाले तो यूक्यू या जब भी एमसीक्यू में इसका सिनेरियो आता है तो वो बंदा ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा होता है, उसमें लिखा होता है कि ना उसने जैसे पानी से धो के लेंस पहन लिए फॉर एग्जांपल, जैसे वैसे तो लेंस के सोल्यूशन के साथ अपने हाथ धो के अच्छे से लेंस के सोल्यूशन के साथ करना होता है, बट कुछ लोग हैं कि जल्दी में ना वो सिर्फ वैसे पानी के साथ करके वो लेंस पहन लेते हैं, तो वो करना, या फिर कोई ऑक्यूलर ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो उससे भी इंट्रोड्यूस हो जाता है एकेंथमीबा। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, वही हैं जो हमारे पास इस वाले केरेटाइटिस वगैरह में आ जाती होती हैं, वो ब्लड विजन हो गया, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, एंड देन पेन इज वेरी वेरी सिवियर। वैसे तो कॉर्नियल पेन इज ऑलवेज वेरी सिवियर, बट इन्होंने यहाँ स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि इट मे बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, कि ये भी मुमकिन है कि आई के अंदर एज सच कोई स्पेसिफिक लीजन नजर नहीं आ रही इतना ज्यादा, बट पेन जो है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा है, एज दो उसको बहुत बड़ा अल्सर हो, उस तरह का पेन है, बट एक्चुअल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब साइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द थिंग जो मैं आपको तीन वो बताए थे ना कि इसके पॉइंट्स, ठीक है। इसके अंदर एपिथेलियल केराटाइटिस जो है वो पहले, अच्छा मैं कॉर्निया बना देती हूँ, हमारे पास ये कॉर्निया है, फ्रंट से हम इसको देख लें, ठीक है। तो इट कुड बी पंक्टेट एपिथेलियोपैथी व्हिच जस्ट मींस कि डॉट डॉट फॉर्मेशन में हमारे पास छोटे छोटे डिफेक्ट बन गए, ठीक है, इस तरह। अच्छा, एंड देन एपिथेलियल सूडोडेंड्राइट्स। अच्छा, अब इन्होंने कहा है इट्स लाइक हर्पेटिक लीजन्स, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, कॉर्निया में जो हमारे पास नर्व्स है ना वो इस तरह, फॉर एग्जांपल ये नर्व इस तरह फैली हुई है, फिर ये नर्व है, ये नर्व है, तो हमारे पास क्या होता है इस इन्फेक्शन में, जो नर्व्स हैं वो हो जाती हैं स्वेल, ठीक है। तो ये जो नर्व जिस पैटर्न में आ रही है, अब ये नर्व जब स्वेल होगी तो कॉर्निया के ऊपर हल्का सा ये बल्ज इस तरह करेगी, ठीक है। तो ये जैसे मैं थोड़ा सा थिक करके यूं कर रही हूँ कि कॉर्निया के ऊपर इस तरह बल्ज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एपिथेलियल सूडोडेंड्राइट्स, ठीक है। हर्पीज के लीजन्स के अंदर भी नर्व्स इफेक्ट होती हैं और उसके अंदर भी समथिंग सिमिलर होती है, बट दैट्स द ट्रू टाइप, ठीक है। इसमें सिर्फ नर्व हल्की सी स्वेल हो रही है, इसकी वजह से ये इस तरह डेंड्राइट्स बन रहे हैं, ठीक है। हर्पीज जो है वो लिटरली वो करता ही नर्व को इन्फेक्ट है अंदर से, ठीक है। तो दैट इज द ट्रू डेंड्राइट्स ऑफ द हर्पीज लीजन, तो इनको हम कहते हैं सूडोडेंड्राइट्स, ठीक है। और दिस इज बेसिकली जस्ट द स्वेलिंग, ठीक है। फिर क्या होता है कि नर्व्स के इर्द गिर्द हमारे पास, मेरे को कलर डिफरेंट येलो कर लेती हूँ, नर्व के इर्द गिर्द जो है हमारे पास इनफिल्ट्रेट इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनफिल्ट्रेट्स, वही हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है हीलिंग का वो आ जाता है प्ले में, और वो नर्व्स के इर्द गिर्द यूं इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इससे जो सोलर नर्व्स थी वो और ज्यादा जो है हमारे पास इनलार्ज हो जाती है, इसको हम कहते हैं रेडियल केराटोन्यूराइटिस, ठीक है, रेडियल केराटोन्यूराइटिस। और ये इनलार्ज हो जाती है कॉर्नियल नर्व्स, ये बहुत प्रोमिनेंट फिर थोड़ा नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गया रेडियल केराटोन्यूराइटिस, ठीक है। तो ये इसका क्या कहते हैं एक पैथोग्नोमिक साइन है, ठीक है। अगर आपको ये मिल जाए तो इट मींस दिस पर्सन डेफिनेटली हैज एकेंथमीबा केराटाइटिस। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट लिम्बाइटिस। मैंने आपको बताया था जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड लिम्बाइटिस। तो ये पूरा ये एरिया मैं रेड कर देती हूँ, तो ये वाला एरिया जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑनवर्ड अगर स्क्लेरा शुरू हो रहा है तो ये एरिया हमारे पास ये इन्फ्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ इन्फिल्ट्रेट्स, ये जब इन्फ्लेम हो गया, लिम्बल एरिया लिम्बाइटिस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन्फिल्ट्रेट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फिल्ट्रेट्स आना यहाँ शुरू हो गए, फिर बन जाएगा हमारे पास समथिंग वी कॉल अ रिंग एब्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये व्हाइट सेल्स सारे जमा हो गए, पस टाइप चीज बन गई,
और ये इस तरह राउंड सर्कुलर इस तरह बन गई रिंग एब्सेस, यहाँ पास इकट्ठे होगी सर्कुलर तरीके से। तो ये फिगर 8.17 में बहुत अच्छी दिखाई हुई है रिंग एब्सेस की वो पिक्चर है। यू कैन नोटिस कि ये पस जैसे यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो ये राउंड राउंड, वैसे तो पूरी कॉर्निया थोड़ी बहुत हेजी है ही, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ये व्हाइटिश सा बना हुआ है कलेक्शन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी कॉल अ रिंग एब्सेस। तो अब हमारे पास क्या होगी, तीन चीजें, लिम्बाइटिस, फिर रिंग एब्सेस, एंड देन वी हैव रेडियल केराटिनोन्यूराइटिस, और उससे आप एपिथेलियल सूडोडेंड्राइटिस भी थोड़ा दिमाग में रख लें। ठीक है, एंड they've written corneal melting can occur at any stage. Corneal melting just means कि कॉर्निया जो है वहां से डिस्ट्रॉय होके ऑलमोस्ट लाइक डिसॉल्व टाइप हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब इसका डायग्नोसिस उन्होंने कहा है कि क्लिनिकल फीचर्स पे बन जाएगा, जैसे आपको रिंग एब्सेस नजर आ गई, तो जब आपको रिंग एब्सेस नजर आ गई यू कैन ऑलमोस्ट बी श्योर कि ये लिम्बाइटिस हो रहा था तो अब रिंग एब्सेस आई है। ठीक है, तो यू कैन गो टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ एकेंथेमीबा केराटिटिस। फिर कॉर्नियल स्क्रैपिंग लेते हैं, सारे कॉर्निया के डिजीज में कॉर्नियल स्क्रैपिंग ले ली हमने, उसको हमने स्टेन कर दिया। यू कैन डू अ पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन। ठीक है, कैल्सीफ्लोराइड कर सकते हैं, ग्राम और जीएमजा स्टेन्स कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। फिर कॉर्नियल बायोप्सी भी कर सकते हैं। अगर आपसे बिल्कुल भी डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो कॉर्नियल बायोप्सी करते हैं। वैसे कॉर्नियल बायोप्सी अच्छी चीज नहीं मानी जाती। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट वी वुड लाइक टू डू, बट ऑब्वियसली अगर नहीं हो रहा डायग्नोज या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डीप टिश्यूज में ऑर्गेनिज्म चला गया तो देन यू गो फॉर इट। ठीक है, अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है, इसमें डिब्राइडमेंट करनी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर अर्ली स्टेज पे हो सिर्फ तो शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट का है, और शॉर्ट कोर्स भी देखे 3 to 4 months है, तो मतलब ऐसा इतना वैसे शॉर्ट तो ना हुआ, लेकिन दिस इज द रिलेटिवली शॉर्टर कोर्स। जो लंबा कोर्स है, अगर स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है तो हम उसको 6 to 12 months ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट का कोर्स बहुत लंबा चलता है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंट है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी ट्रीटमेंट से पेशेंट भी ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करना है, आपने अर्ली ऑन जो है इन्फेक्टेड एपिथेलियम को डिब्राइड कर देना है। डिब्राइडमेंट जस्ट मींस कि आपने जो भी डिजीज्ड एपिथेलियम किया आपने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और टॉपिकल एमीबिसाइड्स दे देना है। उसके अंदर हमारे पास जो बेस्ट ड्रग है, ये एमसीक्यू यहाँ मार्क कर लें, जो बेस्ट ड्रग्स हैं इसके लिए वो है प्रोपामाइड इथायोनेट, जिसको हम ब्रोलीन कहते हैं, या फिर पॉलीहेक्सामाइथिलीन बिगुआनाइड। ठीक है, तो अगर आपके पास एमसीक्यू आए तो गो फॉर दिस प्रोपामिडीन ऑप्शन। अगर प्रोपामिडीन वाली नहीं है तो पॉलीहेक्सामिथाइलिन बिगुआनाइड वाली ऑप्शन। ठीक है, अक्सर वो ब्रोलीन भी कभी कभार लिख देते हैं व्हाट इज द बेस्ट ड्रग। उसके साथ देन दीज आर द अदर ड्रग्स दैट यू कैन गिव अमाइनोग्लाइकोसाइड, क्लोरहेक्सिडीन एंड वोरिकोनाजोल। ठीक है, ये एक ड्रग नहीं यूज होता, ये दो ड्रग्स इकट्ठा करके यूज होते हैं। And then at the end of the day, as is with all corneal issues, therapeutic keratoplasty, आप replace कर देंगे diseased cornea को with a donor cornea. ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट में नंबर 1 आया डिब्राइडमेंट, नंबर 2 आया टॉपिकल एमीबिसाइड, और नंबर 3 आया थेरेप्यूटिक केराटोप्लास्टी। तो ये जो एक एंथीमीबिक केराटिटिस है यूक्यू भी आ चुका है। ठीक है, और इसके एमसीक्यू में इसके ड्रग के नेम भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये और इसकी पिक्चर भी आ सकती है आपको फिगर 8.17 टाइप रिंग एब्सेस जो बनी हुई है, आपको ऑस्पी में भी आ सकती है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, द नेक्स्ट वन आई वांट टू स्टार्ट इज वायरल केराटिटिस, बट आई जस्ट वांट कि हम एक शॉर्ट 10 मिनट ब्रेक ले लें, बिकॉज फिर ओवर सैचुरेट हो जाता है ना बंदा। तो हम अभी ब्रेक लेते हैं, अभी 8:45 तो 8:55 तक ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये वायरल वाले कर लेंगे, एंड एट द एंड हम लोग केराटोकोनस को भी देख लेंगे। ठीक है ना, ऑलराइट। तो I'll end the meeting ताकि सेपरेट रिकॉर्डिंग बन जाए, फिर नेक्स्ट वाली मीटिंग यही वाले लिंक पे दोबारा शुरू कर दूंगी। ठीक है ना, I'll see you at 8:55 इंशाल्लाह।